दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज के सेगमेंट में हम देखेंगे कि कॉर्पस एक्यूमुलेशन किस तरह होता है और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी भी इंसान की लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है कॉर्पस का और कॉर्पस क्यों इकट्ठा करना चाहिए। अगर हम देखें तो किसी भी इंसान की ज़िंदगी को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले 20 साल, 40 साल, 60 साल और 80 साल। हमने एक किसी भी नॉर्मल इंसान को 4 अगर हम हिस्से में उसको डिवाइड कर दें तो हम ये देखेंगे उसकी लाइफ के ये चारों क्वाड्रेंट्स कैसे काम करते हैं। पहला जो हिस्सा होता है उसमें हमारा बेसिकली चाइल्डहुड होता है और स्टडीज होती है। इस हिस्से में हमारी कोई भी इनकम नहीं होती और साथ ही साथ कोई भी लायबिलिटी भी नहीं होती, यानी इनकम भी जीरो और लायबिलिटी भी जीरो। कहीं पे 20 से 25 के बीच में हमारी नौकरी लगती है और हम फर्स्ट जॉब अपनी करते हैं। इसके बाद हमारा कार आती है, पहला घर आता है, शायद मैरिज होती है और फिर इसी क्वाड्रेंट में यानी दूसरे क्वाड्रेंट में 20 से 40 साल के बीच में हमारा बच्चे भी होते हैं। तो दूसरे जो क्वाड्रेंट है जहाँ पे हम नौकरी की शुरुआत करते हैं, घर का परचेज करते हैं मोस्टली ईएमआई के ऊपर, कार और बच्चे भी पैदा होते हैं। तो ये दूसरा क्वाड्रेंट है लोगों का। इसमें इनकम तो होती है लेकिन थोड़ी कम होती है, लेकिन लायबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, यानी बच्चों के रिलेटेड खर्चे, घर के रिलेटेड खर्चे और भी चीज़ों के रिलेटेड। तो लायबिलिटीज़ आ गई, इनकम भी आ गई, लेकिन दोनों ही कम रहती है। जो थर्ड क्वार्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे अगर आप जॉब में होते हो तो आप सीनियर पोजीशन में पहुंच जाते हो, आपका इनकम बढ़ जाता है, आपका वैल्यू बढ़ जाता है, आपका पोजीशन बढ़ जाता है और इसके साथ ही आप सेकंड कार खरीद लेते हो या आप दूसरा मकान, बड़ा मकान खरीदते हो। बच्चों की हायर एजुकेशन के खर्चे आपके पास हो जाते हैं और बच्चों की शादी से रिलेटेड खर्चे भी आपको इसी क्वार्टर में यानी 40 साल से लेकर 60 साल की जो उम्र है इसके बीच में निपटाने पड़ते हैं। यानी ये जो पिक्यूलियर है सेगमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेरी ज़िंदगी का या किसी की ज़िंदगी का 40 साल से 60 साल का जो हिस्सा होता है वो बेहद इंपॉर्टेंट होता है। इसमें इनकम तो होती है बहुत ज़्यादा, यानी मैक्सिमम इनकम हमारी पीक को पहुंचती है, लेकिन साथ ही साथ लायबिलिटीज़ भी बहुत बढ़ जाती हैं और वो भी अपनी पीक को पहुंचती है। इसके बाद एक ऐसा हिस्सा आता है जहाँ पे 60 साल के बाद हमारा काम आता है, उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के लिए आपको नौकरी होना ज़रूरी नहीं है। रिटायरमेंट के लिए 60 साल की बेच की इनकम का एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आप इनकम नहीं कमाते, आपकी कोई इनकम नहीं होती। इनकम से मतलब है कि आपका रेगुलर कैश फ्लो आता है, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो बंद हो जाए। पैसे वो आपका कुछ हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के थ्रू आ सकते हैं, पर आपका रेगुलर कैश फ्लो थ्रू बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट बंद हो जाता है। लेकिन इनकम बंद होने के बाद ये एक प्रॉब्लम रहती है कि भले ही इनकम बंद हो गई है, उस आपका लायबिलिटीज़ तो बने ही रहते हैं। आपके मेडिकल खर्चे, आपके लिविंग एक्सपेंसेस, अगर हो सके तो आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बने रहते हैं, जिनका खर्चा आपको लेना है। कब तक लेना है? जब तक आप इस दुनिया में हैं। यहाँ पे हमने 80 का स्केल लिया है तो इसके हिसाब से समझाने का है। यानी अगर हम इस ध्यान से देखें तो अगर हम अपनी ज़िंदगी को 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो किसी भी इंसान के बेसिकली 2 हिस्से होते हैं। एक होता है 0 से 20 तक और फिर उसके बाद 60 से लेकर आपकी लाइफ के एंड तक, जहां पे आप दोनों ही पार्ट में इनकम जनरेट नहीं करते। इसी को आगे समझने के लिए इन दोनों हिस्सों को हम आगे देखते हैं। अगर जो भी हमें प्लानिंग करनी है, यानी जो भी हमारा रिटायरमेंट के बाद का जिंदगी रहने वाला है, अगर हमें उसमें इनकम चाहिए, अगर हमें उसमें एक लाइफ स्टाइल को या लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने हैं, तो वट एवर वी वॉन्ट टू प्लान, हमको अपने अर्निंग लाइफ में प्लान करना पड़ेगा। यानी जब मैं पैसे कमा रहा हूं, भले ही मैं 24 साल से नौकरी करना स्टार्ट करूं, 25 से स्टार्ट करूं, 30 से स्टार्ट करूं, पर जब भी मैं काम करना शुरू कर रहा हूं या कोई भी कस्टमर हमारा काम करता है तो उसको अपने रिटायरमेंट से पहले पहले अपने रिटायरमेंट का कॉर्पस खड़ा करना है। अगर एकदम से उसको बोला जाएगा कि बहुत बड़ी अमाउंट है तो शायद वो ना कर पाए और उससे उसका रिटायरमेंट या पेंशन की जो लाइफ है या आने वाली ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किल में पड़ सकती है। इसी प्लानिंग को हम आगे समझते हैं। तो जैसे मैंने कहा, किसी भी इंसान के 2 हिस्से होते हैं लाइफ के। पहला हिस्सा होता है जहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ कॉर्पस होता है, यानी कोई भी जो बंदा होता है वो थ्रू आरडी, थ्रू म्यूचुअल फंड, थ्रू एलआईसी, थ्रू डिफरेंट मीन्स वो बेसिकली क्या करता है, वो कॉर्पस को इकट्ठा करता है, यानी एक इन्वेस्टमेंट करता है और उस इन्वेस्टमेंट पे लगातार कुछ ना कुछ सेव करता जाता है। और उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जो आज बहुत तकलीफ ना दे, जो लायबिलिटी क्रिएट ना करे बहुत बड़ी, वो एक समय बाद बहुत बड़ा एक कॉर्पस बन जाए
और वो कॉर्पस की जिम्मेदारी होती है कि जो सेकेंड हाफ है लाइफ का, जब मेरे पास इनकम नहीं रहेगी तो उस वक्त मैं उसको इन्वेस्ट करके, उसको यूज करके, उसको कहीं पर रख के मैं अपनी बची हुई पूरी जिंदगी डेथ तक जी सकूं। यानी ये जो दोनों हिस्से हैं इनकी प्लानिंग को हम कहेंगे। अब इसमें एक और चीज है कि अगर हम देखें तो लॉन्जिविटी बहुत बढ़ गई। लॉन्जिविटी यानी जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी, और इसमें दो रीजन है। सबसे पहला रीजन है मॉर्टेलिटी रेट। मॉर्टेलिटी रेट यानी प्रति हजार हर वर्ष कितने लोगों की मौत हो जाती है। तो हिंदुस्तान का डेटा कहता है कि जहां 1960 में लगभग 22 लोग प्रति हजार का था, 22 पीपल पर 1000 की डेथ थी, अब वो मेडिकल एडवांसमेंट से, अच्छे इक्विपमेंट्स आने से, अच्छी डॉक्टरी सलाह मिलने से वो घटते हुए हो गया है 7.2 पर 1000, यानी काफ़ी इसमें सुधार आया है। और इसका दूसरा ही एंगल ये है कि बिकॉज इसमें एडवांसमेंट हुआ है तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो 1960 में लगभग 42 साल थी हिंदुस्तान की, वो अब बढ़ के लगभग 70 साल हो गई है। यानी ये डेटा क्या दिखाता है कि अब लोग औसतन ज़्यादा जिएंगे। यानी कहीं ना कहीं हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने बुढ़ापे की। हम ये नहीं बोल सकते कौन जीता है कौन मरता है, हमें अपने बुढ़ापे का प्लानिंग अपने टाइम रहते करनी पड़ेगी। अगर हम जाने तो अगले 10 साल की जो एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 76 साल हो जाएगी। हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, दुनिया के कई हिस्सों में वो 85 साल तक भी जा सकती है। अब ये जो चीज़ है इसको समझने के लिए हम अगर आज देखें कि जो एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो लोग काम कर रहे हैं, अब यहाँ पे मैंने काम करते हुए लोगों का लिया है जिसमें आपको अभी 25 साल से नीचे के लोग आ गए, जिसमें 25 से 40 साल के बीच आ गए, 40 से 60 साल के बीच आ गए, और बेबी बूमर यानी 60 साल के ऊपर के लोग आ गए। यानी अगर ये हम सेगमेंट देखें तो 25 साल से नीचे तो ठीक है, अभी वो इनकम नहीं जनरेट कर रहा है, पर जो मिलीनियल्स हैं, जो जिसकी हमने यहाँ पे दिखाया है 64 मिलियन लोग हैं। ये 64 मिलियन यानी 6 करोड़ 40 लाख लोग वो हैं जो एम्प्लॉयमेंट में हैं और जो नौकरियां कर रहे हैं, और इसके साथ साथ उनकी उम्र 25 से 40 के बीच में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि ये जो लोग हैं इन सब के पास पेंशन होनी चाहिए, पर इनके पास पेंशन नहीं है। अगली स्लाइड में हम उसको देखेंगे। पेंशन यानी ऐसी इनकम कि जब वो रिटायर हो जाए तो उनको लाइफ टाइम उसका सपोर्ट मिलता रहे, उसको वो उस पर रिलाई कर सके। लेकिन आपको बता दूं कि भारत में 1/1/2004 के बाद से जो पेंशन है वो गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में तो थी ही नहीं, वो हटा दी गई है। यानी देयर इज नो प्रोविजन फॉर पेंशन आफ्टर 1/1/2004। तो यानी आपको या तो एनपीएस में जाना है या अपनी पेंशन का जुगाड़ खुद करना है। नॉर्मली इट इज पेंशन। तो अगर हमें यहाँ पे बोले कि हमको पेंशन की प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पेंशन तो नहीं मिलेगी मुझे, अब किसी को भी पेंशन नहीं मिलेगी, तो पेंशन की प्लानिंग करनी पड़ेगी। पेंशन की प्लानिंग कैसे कर सकता है? जहां पे मैं एक्यूमुलेशन की बात कर रहा हूं, मैं प्योर एक्यूमुलेशन की बात कर रहा हूं, जहां पे मैं एक कॉर्पस खड़ा कर रहा हूं अप टू एज 60 और 65, जो भी है सिलेक्ट करें। मैं 60 के हिसाब से बात करूंगा क्योंकि इंडिया में 60 पे रिटायरमेंट होता है, तो मैं 60 के हिसाब से प्लानिंग करूंगा। तो यहाँ पे पेंशन प्लानिंग के लिए हमारे पास पहला ऑप्शन है जो बहुत बेसिक ऑप्शन है, सबसे पहले मुंह पे आता है कि मैं आरडीज करूंगा। हालांकि आरडीज को मैं रिजेक्ट करता हूं क्योंकि आरडीज में जो टेन्योर होता है वो लंबा नहीं होता। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगले 25 साल 30 साल के सेविंग्स की, तो उसमें आरडी फिट नहीं होता क्योंकि आरडी का मैक्सिमम टर्म 10 साल ही होता है। दूसरे नंबर पे आता है कि जो कंपलसरी आजकल सब लोग कर रहे हैं, न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसमें टायर्स हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आगे इसके रिटर्न्स को भी दिखाएंगे आपको। लेकिन ये जो है ये आपका वेरिएबल है, इसमें जो रिटर्न्स है वो वेरिएबल है। अगर आप इक्विटी में जाते हैं ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन फिर उसमें इक्विटी में रहने का रिस्क भी है। अगर आप बॉन्ड में जाते हैं तो रिटर्न्स बहुत कम है। तो वो सारी चीज़ें उसमें हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो है पीपीएफ। पीपीएफ यानी अब मैं ईपीएफ भी ले सकता हूँ, पीपीएफ ले सकता हूँ, दोनों को मैं ले रहा हूँ कि पीपीएफ में अगर अब लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, ज़्यादातर लोग इकट्ठा करते हैं, सरकार इसको प्रमोट भी करती है, अप टू 1.5 लाख एनुअली कोई भी सेव कर सकता है, उसमें टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। तो एनपीएस हो गया, दूसरा पीपीएफ हो गया। पर एक चीज जो बहुत निगलेक्टेड है, जिसको लोग सही से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए और इन तीनों से बेटर है, वो है एलआईसी ऑफ इंडिया। एलआईसी ऑफ इंडिया में अगर आप पेंशन की प्लानिंग करते हो, खास करके कॉर्पस एक्यूमुलेशन का, तो वो बहुत शानदार होता है, उसको हम देखेंगे। ये जो अपॉर्चुनिटी है वो लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट की है, लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट की है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि वो आपके
पोर्टफोलियो को एक बैलेंस देती है। यानी अगर आप म्यूचुअल फंड से एक्यूमुलेट कर रहे हो, आप दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हो, आप इक्विटी में जाते हो, आप लैंड, गोल्ड, मॉर्गेज कुछ भी आप करते हो, तो उसमें अगर आप करते हो तो आपको एक बैलेंस दे देता है। इसके अलावा डेडिकेटेड प्लानिंग है, आपका एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इनकम आपकी जाती रहती है, उससे एक एक्यूमुलेशन होता रहता है, आपको बहुत इफेक्ट नहीं करता, रिटायरमेंट के टाइम पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन मिल जाता है। इसके अलावा क्योंकि एक्यूमुलेशन का टेन्योर लंबा है, 25 साल, 30 साल, 35 साल, तो इसमें जो टिकट साइज है वो बहुत छोटा होता है। यानी बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़े रिटर्न ओवर द पीरियड एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं। और क्योंकि पोर्शन बहुत छोटा है और आपको लगता है कि समय के साथ आपकी इनकम बढ़ेगी, तो वो समय के साथ बढ़ाया भी जा सकता है। द पोर्शन ऑफ सेविंग कैन बी इंक्रीज विथ इनकम लेवल्स। तो ये है। अब सवाल बहुत बड़ा आता है कि कितना सेव करना चाहिए, हाउ मच टू सेव फॉर रिटायरमेंट, हाउ मच टू सेव। ये बहुत बड़ा सवाल है। कई लोग बोलते हैं कि मैंने 5,000 डाल दिए। 5,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 इज इररेलेवेंट। आपको कितना सेव करना चाहिए उसका एक मैथमेटिकल सिस्टम है, आइए उसको समझते हैं। तो वो कैसा है कि वो डिपेंड रहता है आपकी लाइफ स्टेज पे। अगर आप सिंगल हैं और आप एम्प्लॉयड हैं या आप बिजनेस करते हैं, आप इनकम जनरेट करते हैं, तो आपकी जो इनकम है उसका 60% शुड गो फॉर योर कॉर्पस एक्यूमुलेशन, क्योंकि आपको बाद में ये यूज आना है। अभी आप बहुत यंग हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई, तो पैसे को खर्च ना करें, पार्टीज में खर्च ना करें, आप उसमें मैक्सिमम पैसा एक्यूमुलेशन के लिए रख सकते हैं। क्योंकि जब आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आप इतना पोर्शन डेडिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इनिशियल पार्ट में जितना करेंगे उतना रिटर्न में ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा। इसी तरह अगर आपकी शादी हुई है और आप जो है बिना बच्चों के अभी हैं पर शादी हुई है, तो भी आपके खर्चे लिमिटेड है। ऐसे में अप टू 40% आपको सेव करना चाहिए फॉर रिटायरमेंट कॉर्पस। और अगर आप बच्चों के साथ हैं, आप जो है माँ बाप बन चुके हैं, तो आपको एटलीस्ट 20% यू शुड कीप असाइड फॉर एक्यूमुलेशन, ताकि आपको रिटायरमेंट टाइम पे एक बड़ा फंड मिले जिसको आप यूज कर सको। अब ये 20% में सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि इस 20% में सिर्फ LIC है। ये 20% में आपको म्यूचुअल फंड भी करना है, हो सके तो इक्विटीज भी करना है, और इसमें LIC भी शामिल है। अगर आप देखें तो जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है, आपका लाइफ स्टेज बढ़ता है, जो आपका परसेंटेज ऑफ टोटल सेविंग जितना जाना चाहिए वो घटता है, परसेंटेज ऑफ टोटल सेविंग्स। लेकिन सच्चाई है कि जैसे जैसे आप बढ़ोगे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, तो हो सकता है कि आपका परसेंटेज बढ़े लेकिन एक्चुअल्स जो है कम रहे। अब हम यहाँ पे समझते हैं पहला ऑप्शन जिसे कहते हैं NPS। हम बहुत डिटेल में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसको बताएंगे आपको। तो NPS का मैं यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा लेके आया हूँ आपके सामने। NPS में अभी सबको इन्वेस्ट करना पड़ता है, मैक्सिमम लोग NPS में इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न्स कितना आ रहा बहुत कम लोग चेक करते हैं। ये है NPS का मेन कंट्रीब्यूटर्स। जो सबसे बड़े फंड्स हैं NPS के, वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, NPS लाइट हो, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट हो, ये अटल पेंशन योजना, ये सब अलग अलग कंपनियां को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। LIC, SBI, UTI सबको दी गई है। और अगर आप इसमें देखिए, मैंने लास्ट 5 साल का दिखाया है, तो लास्ट 5 साल का जो रिटर्न है वो 8% के आसपास है। यानी इसमें रिटर्न्स 8% के आसपास आ रहे हैं। और अगर ये जो मेजर है, तो इनके आप फंड का आप देख लें, तो जो बड़े फंड्स हैं उसमें 1,37,800 करोड़ ऐसा 3-4 फंड्स में है। तो बेसिकली NPS का जो परफॉर्मेंस है, इट इज अराउंड 8% के हिसाब से आज के लास्ट 5 साल में है। लास्ट 5 साल में इकोनॉमी थोड़ी सी अपबीट हुई है, रिबाउंड हुई है, तब भी हम कहेंगे कि हम इसको एक कंसिडर कर सकते हैं आगे की ध्यान में रख के। तो ये एक NPS की परफॉर्मेंस है। ये वेरिएबल हो सकती है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये इक्विटीज पे डिपेंड करती है, ये बॉन्ड पे डिपेंड करती है, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये जो मैंने लिए हैं ये सारे आपके स्टेट ओन्ड हैं। इसके अलावा प्राइवेट भी NPS होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आप समझिए इसको। अब आया इन्वेस्टमेंट इन PPF। PPF जो है एक इंडिया की रगों में दौड़ता है। लोग PPF में इन्वेस्ट करना बहुत सेफ, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो PPF में, लेकिन लोग करते हैं। लेकिन अगर हम इसका हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं, तो ये जो है जहाँ पे एक टाइम पे बहुत समय तक 12-12.5% तक था, अभी वो काफ़ी समय से 7.1% पे है और ये लगातार नीचे जा रहा है। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इसका ट्रेंड भी ये है कि इसके बाद शायद ये और नीचे जाए। लेकिन हम जब अभी कैलकुलेशंस करेंगे और समझेंगे अपने ऑप्शंस, तो हम इसको मानेंगे कि ये स्टैंडर्ड रहेगा, ये स्टैंड करेगा और नीचे नहीं जाएगा। तो ये जो है ये हो गया PPF के बारे में। PPF के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। इसमें 10 और 15 साल का लॉक इन होता है।
और 5 साल का आप एक्सटेंशन इसमें ले सकते हो। इंटरेस्ट रेट अभी 7.1% कंपाउंडेड एनुअली है। लो रिस्क माना जाता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपया, मैक्सिमम 1.5 लाख पे फिक्स्ड है। इसमें पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड है, लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। टैक्स बेनिफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स बेनिफिट इसमें आज की डेट में ये अमाउंट टैक्स फ्री है, लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो कुछ समय पहले सरकार ने इस पे अप टू अ सर्टेन लिमिट के बाद जब हम एग्जिट कर रहे थे तो टैक्स लगाए थे, यानी इस पे आगे जाके टैक्सेशन आ सकता है। वी डोंट नो, बट टैक्सेशन आ सकता है। और प्रीमेच्योर एग्जिट भी इसमें अलाउड है अंडर सर्टेन मेडिकल कंडीशन, और शादी ब्याह के सिस्टम में हम कर सकते हैं। तो पीपीएफ एक बहुत अच्छा यूज्ड ऑप्शन है जिसमें लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। अगर हम इसके कैलकुलेशन को देखें कि अगर हमने 7.1% से पैसा इकट्ठा किया अगले 35 साल तक, तो अगर कोई बंदा सिर्फ 1 लाख रुपए, ये हमने एक बेसिक कैलकुलेशन ली है ताकि समझने में आसानी, अगर 1 लाख रुपया एट 7.1% एक्यूमुलेट कोई कर रहा है, तो अगले 35 सालों में, यानी कोई 25 साल का बंदा 60 साल की उम्र तक कितना पैसा इकट्ठा करेगा। तो अगर वो पीपीएफ में पैसा इकट्ठा करता जा रहा है तो 35 साल में वो 1 करोड़ 12 लाख रुपए, 1 करोड़ 41 लाख रुपया वो सेव कर लेगा, यानी उसका रिटर्न हो जाएगा वो 1 करोड़ 41 लाख हो जाएगा। इसी तरह अगर हम अपना जो आज का जो डिस्कशन का पॉइंट है, फंड एक्यूमुलेट करते हैं प्लान 914 के थ्रू, प्लान 914 यानी एंडोमेंट प्लान उसे कहते हैं, अगर उसमें एक्यूमुलेट करते हैं तो क्या होता है। तो इसके लिए मैंने दो चीजें लिया है, दो प्रेजेंटेशन लिए। एक तो अभी का प्रेजेंटेशन एक्चुअल, यानी अगर किसी ने 35 साल पहले कोई पॉलिसी ली है तो आज की डेट में उसका कितना पेमेंट हो रहा है, और दूसरा प्रोजेक्टेड प्रेजेंटेशन जिसमें आज अगर कोई लेता है और आज के रेट्स कंटिन्यू करते हैं तो उसको कितना पैसा एक्यूमुलेट होता है। दोनों ही हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले मैंने एक्चुअल रिटर्न्स लिया है प्लान 914 का। ये जो रिटर्न्स है इसमें हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आज से 35 साल पहले कोई 1 लाख रुपया इकट्ठा कर रहा है इस प्लान में, तो उसके सामने उसका कितना रुपया इकट्ठा हो रहा है। तो उसको सम एश्योर्ड मिल रहा है 39 लाख का, रिस्क और रहेगा, उसको हम एक साइड में रखते हैं, हम सिर्फ रिटर्न पे फोकस करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि 35 ईयर्स के टर्म में अगर कोई 25 साल का बंदा 35 साल तक उसको एक्यूमुलेट करता है, हर साल 1 लाख रुपए का प्रीमियम आता है, तो 2 करोड़ 13 लाख रुपया आज की डेट में उसका एक्चुअल एक्यूमुलेशन होता। आज की डेट में 35 लाख रुपया के लगभग जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है उसके सामने उसको 2 करोड़ 13 लाख रुपया रिटर्न आ रहा होता। अब ये जो चीज है ये एक्चुअल डेटा है, ये हमें रिवर्स में जाने की बात कर रहा है। तो कई लोग बोलेंगे या बोल सकते हैं आप लोग कि भाई बोनस रेट्स वेरी कर सकते हैं थोड़े बहुत, तो आज की डेट के हिसाब से बताओ। तो अब मैं इसको आज के डेट के हिसाब से प्रोजेक्शन दिखाता हूं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो रीजन है कि इतना ज्यादा रिटर्न आया वो क्यों आया इसको समझिए। तो एलआईसी में 2 तरह के बोनसेस मिलते हैं। पहला होता है जो हर साल मिलता है, उसे कहते हैं एंट्रिम बोनस। तो ये एक्यूमुलेशन ऑफ एंट्रिम बोनस है एक्चुअली जो लास्ट 35 सालों में हुआ है। तो अगर आप देखें तो 35 साल में 45 रुपए से स्टार्ट होते होते 2171 रुपया आज का एक्यूमुलेटेड बोनस है उसका लास्ट 35 ईयर्स का। लेकिन इसमें एक और चीज होता है, दूसरा बोनस मिलता है, उसे कहते हैं फाइनल एडिशनल बोनस। जो फाइनल एडिशनल बोनस है वो बहुत मैजिकल है, क्योंकि वो 15 साल तक तो स्टार्ट नहीं होता। 15 साल के बाद वो स्टार्ट होता है तो बहुत धीरे धीरे 20-21 साल में 100 तक पहुंचता है, 100 रुपया प्रति हजार। उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते 25 साल में पहुंचता है लगभग 450, और फिर उसके बाद अगले 5 साल में वो मोर देन डबल होके पहुंचता है 1100 रुपये प्रति हजार। यानी अगर आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो आपको 11 लाख का बोनस सिर्फ एफएबी मिलेगा 30 साल के टर्म में, और उसके बाद अगले 5 साल में उसका भी डबल हो जाता है, वो 2300 रुपये आज का एक्चुअल डेट है। यानी किसी ने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया और 35 साल तक रहा तो उसको 21,71,000 उसको एंट्रिम बोनस मिलेगा और 23 लाख रुपया उसको फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। साथ ही साथ जो 10 लाख का सम एश्योर्ड है वो भी मिलेगा। यानी आज अगर पिछले किसी ने लिया होता तो 10 लाख के सामने उसको 10 लाख प्लस 21 लाख प्लस 23 लाख यानी 54 लाख रुपए 54 लाख उसको मिला होता। ये चीज आपको क्यों बताई, क्योंकि ये दोनों बोनसेस इस पॉलिसी में ऐड हो रहे हैं, और जो ये मैंने रेट्स दिखाए हैं ये एक्चुअल रेट्स हैं। दीज आर एक्चुअल रेट्स ऑफ एलआईसी प्लान 914 या 14 नंबर टेबल उसको कहते हैं, एंडोमेंट प्लान कहते हैं।
अब हम यहाँ पे प्रोजेक्शन ले लेते हैं और हम समझ लेते हैं, हमने क्योंकि दोनों ऑप्शन देखे तो LIC और PF में कौन सा बेटर फोरे करेगा उसको समझने की कोशिश है। अगर हम जैसे, क्योंकि हमने डिस्कस किया है प्लान 914, तो हमने यहाँ देखा कि वो 2,13,00,000 रुपया इकट्ठा किया है उसने। अगर हम लास्ट 35 ईयर्स की बात करें, अगर किसी के कॉर्पस जनरेशन की बात करें, अगर किसी की रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करें, वहीं अगर आज के PF के रेट से, PPF के रेट से यानी 7.1% से ये किया गया होता तो इसमें कुल जमा होता 1,41,00,000। यानी कोई मैच ही नहीं है कि LIC का प्रोडक्ट कहीं भी नीचे नहीं आता पूरे टर्म में। हालांकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है PF में भी, PPF में भी, लेकिन जो LIC का 914 प्लान है, लेटर पार्ट खास करके 25 साल के बाद अगर आप देखें तो उसका जो रिटर्न है वो एकदम से शूट अप हो जाता है, क्योंकि FAB प्ले में आ जाता है और FAB की वजह से इवेंचुअली 2,13,00,000 रुपया मिल रहा है, जहां पे PF या PPF में जो 1,41,00,000 ही सिर्फ आ रहा है। तो मतलब हैंड्स डाउन LIC का प्लान PPF से बेटर है। और इसका रिटर्न अगर आप देखें तो आज की जो NPS का हमने लास्ट ईयर का फिगर दिखा उससे भी ज़्यादा है। लेकिन मैं कहता हूं, आप बोल सकते हैं कि ये तो प्रीवियस डेटा है, हम अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आगे क्या होगा, तो हम उन्हें उसका एक प्रोजेक्शन लिया हुआ है, उसको मैं दिखाता हूँ। ये हमने देखा 2,13,00,000 और 1,41,00,000 का रिटर्न आता है सिर्फ 1,00,000 के इन्वेस्टमेंट पे। तो हम यहाँ प्रोजेक्टेड रिटर्न्स के हिसाब से, यानी आज के हिसाब से अगर हम प्रोजेक्ट करें जो आज का बोनस रेट है और हम नेक्स्ट 35 ईयर्स देखें तो इसमें कैसा होगा। एक प्लान 914 ले लिया और एज है 25 साल, टर्म है 35 ईयर्स, तो इसमें आप देखिए जो बेसिक प्रीमियम आता है वो 1,01,000 का आता है और इसमें जो रिटर्न जो प्रीमियम आता है विद GST वो आता है 1,05,000 पहले साल के लिए, उसके बाद 1,03,000। तो ये जो है इसकी हम कैलकुलेशन देखेंगे। हमारा ये मानना है कि कोई बंदा है जो 25 साल की आज उम्र है, वो नौकरी करता है या नौकरी ज्वाइन कर रहा है, तो उसको एक्यूमुलेट तो करना ही है पैसा, तो वो एक्यूमुलेट PF के थ्रू कर रहा होगा, वो NPS में भी कर रहा होगा, उसको सब चीज़ करनी है। पर अगर LIC का मोड भी साथ में शामिल कर लेता है वो, तो उसको कोई नुकसान नहीं है, उसको फायदा होगा और उसको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। आइए देखते हैं कितना। तो ये अगर बंदा ले लेता है तो विद GST उसको 1,03,000 का रिटर्न आ रहा है नेक्स्ट ईयर से, तो पैसा इकट्ठा करता है, उसका एक रिस्क कवर रहता है, वो चालू रहता है। हम रिस्क कवर की बात नहीं कर, रिटर्न पे अपना फोकस रखेंगे। तो वो पैसा बढ़ता रहता है। इसमें ऑब्जेक्टिवली हमको पैसा सेव करना है, ना बीच में लोन लेना है, ना बच्चों की एजुकेशन देखनी है, हमें इसको इकट्ठा करना है विद वन इंटेंट कि ये हमारा रिटायरमेंट का कॉर्पस है और ये मुझे PPF के टाइम पे, EPF के टाइम पे मिलेगा और इसी हिसाब से सेव करते रहना, बीच में इसमें विड्रॉ नहीं करना। तो एंड में इवेंचुअली 1,03,000 जो विद GST आ रहा है, यानी इन्वेस्टमेंट तो 1,01,000 का है, GST के साथ 1,03,000 हो जा रहा है। तो आप देखिए टोटल जो पैसा जमा हुआ है वो हुआ है 36,28,000 जमा, लेकिन जो रिटर्न आया है या जो आएगा इस रेट से वो है 1,90,00,000 रुपए, यानी अभी भी PPF से काफी ज्यादा पैसा, लगभग 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है। 1,90,00,000 रुपया इसमें रिटर्न आता है और वो रिटर्न जो IRR में बैठता है वो बैठता है 7.615% फॉर अ 25 ईयर ओल्ड पर्सन। तो अगर ये हम इसको देखें कि ये प्लानिंग आपको हेल्पफुल रहेगी आपको एक्यूमुलेशन करने के लिए, तो कहीं से भी ये गलत नहीं है। इसका कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि इसमें सम एश्योर्ड 39 लाख का पकड़ा है, 35 रुपए का बोनस पकड़ा है और इसमें 2,300 रुपए जो मैंने कहा प्रिवेलिंग जो FAB है वो पकड़ा है, तो मेच्योरिटी इसमें 1,90,00,000 की आ रही है। ये जो चीज़ है ये बहुत बेहतरीन है आज की डेट में, टैक्स फ्री रिटर्न्स, क्योंकि ये सेक्शन 1010D में टोटली टैक्स फ्री पैसा रहेगा, ये कहीं से अवेलेबल नहीं है। इसमें एक और फायदा है, क्योंकि इसका प्रीमियम बहुत कम है तो आप अभी से एक्यूमुलेट कर सकते हो, नहीं तो आपको जितना लेट करोगे उतना महंगा पड़ेगा। हम इसको एक समझते हैं चार्ट से, कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग लेट। अगर कोई बंदा है और उसको एक्यूमुलेशन करना है और हम मान लेते हैं इसी आदमी का जिसका हमने एग्जाम्पल लिया, तो अगर 25 साल का कोई बंदा है और सिर्फ 1,00,000 रुपया वो इन्वेस्ट करता है इस प्लान में ओवर 35 ईयर, हमने 60 के यहाँ डेडलाइन लिया है क्योंकि हम सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं रिटायरमेंट का, तो 60 तक करता है तो उसको
जो पैसा जनरेट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1,90,00,000 होता है। अब हम 1,90,00,000 को फोकस में रखते हैं और देखते हैं कि भाई एट डिफरेंट एजेस अगर मुझे ये कॉर्पस चाहिए तो मुझे कितना पैसा इसके लिए मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जैसे 30 साल हो जाता है तो मुझे फिर 1,72,000 रुपया पर ईयर देना पड़ेगा ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स कि मैं वापस से 1,90,00,000 का कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लूं। देखिए 5 साल पहले 1 लाख देना पड़ रहा था, 30 साल की उम्र में 1,72,000 देना पड़ रहा है। इसी तरह अगर मैंने 35 में ये पैसा एक्यूमुलेट किया, मान लो मुझे फंड चाहिए 1,90,00,000 का और मैं LIC के इसी प्लान से एक्यूमुलेट करता हूं, तो 35 साल में मुझे इसी एक्यूमुलेशन, सेम एक्यूमुलेशन के लिए मुझे 2,87,000 2,87,000 का प्रीमियम देना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे आगे बढ़ता जाएगा टर्म छोटा होता जाएगा, एज बढ़ती जाएगी, उसका भी प्रीमियम बढ़ेगा, टर्म छोटा हो जाएगा, उसकी भी प्रीमियम बढ़ेगा। तो आप देखेंगे 40 साल की उम्र में जहां पे 25 साल में 1 लाख का प्रीमियम था, 40 साल में 5,18,000 का प्रीमियम भरना पड़ेगा कि हम 1,90,00,000 के एक्यूमुलेशन को कर लें ओवर नेक्स्ट 20 ईयर्स। इसी तरह 45 में ये लगभग बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसमें 8.92 lakhs पर ईयर भरना पड़ेगा ओवर नेक्स्ट 15 ईयर्स ताकि हम 1.9 करोड़ का एक्यूमुलेशन कर लें। देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा है कि 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, जो भी आपकी एज है, फ्रॉम 25 to 35 के बीच में आप कहीं भी हैं, आप एक इस पे अपना पोर्शन अलाउ कर दीजिए, आपको रिटर्न अच्छा मिलता है। 25 साल से करते हैं, आप देखिए 7.6% का आपको रिटर्न मिलता है टैक्स फ्री, यानी कोई RD मैच नहीं कर सकती, NPS मैच नहीं कर सकता। उस टाइम पे शायद PF या PPF भी टैक्सेबल रहे तो वो भी मैच नहीं कर सकता, ये टैक्स फ्री ही रहेगा। तो इसका बेनिफिट आप समझिए कि जितना लेट आप करेंगे, जितना लेट डिसीजन लेंगे, उतना आपको इसके लिए नुकसान होगा। एक और चीज़ समझने ऐसी है कि ये रिड्यूसिंग लायबिलिटी को बहुत अच्छे से करता है। यानी अगर हम मान लेते हैं कोई बंदा जिसकी हम बात कर रहे हैं 25 साल का है, अगर उसकी स्टार्टिंग सैलरी आज के डेट में 10 लाख रुपए की है, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रीमियम भर रहा है, तो उस 10 लाख में से 1 लाख रुपए जा रहा है, उसमें उसको 10.1%, यानी उसका सैलरी का जो लोड आ रहा है वो सिर्फ 10.1% का आ रहा है। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, आप देखिए 5 साल बाद वो 7.5% तक आ गया है, 10 साल बाद 6.2% है। यानी एक तरफ सैलरी बढ़ती जाएगी, उसकी इनकम बढ़ती जाएगी। यहाँ पे मैंने 5% का इंक्रीमेंट रखा है स्ट्रेट लाइन मेथड से, ये ज़्यादा भी बढ़ सकती है, यानी और तेज़ी से लोड इसका कम हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम तो स्टैंडर्ड रहेगा, प्रीमियम तो चेंज नहीं होगा। तो आपको 2 ऑप्शन रहेगा, या तो आप इसको यूज़ मत करिए तो ये जो लायबिलिटी है एकदम कम होती जाएगी, या तो फिर आपको 5 साल बाद फिर से मौका मिलेगा कि आप अपने एक्सपोजर को इस प्रोडक्ट में और बढ़ा सकें। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, ये हर उस नव युवक के पास, नव युवती के पास होना चाहिए जिसके पास पेंशन का जुगाड़ नहीं है। पेंशन अभी किसी को नहीं है अवेलेबल, तो ये पैसा विद NPS, ये पैसा विद प्रोविडेंट फंड, ये सबके साथ इसका भी एक एक्सपोजर रखिए, क्योंकि जो रिटर्न्स इसमें हैं वो बहुत अच्छे हैं। ये रिटर्न्स टैक्स फ्री हैं और रिटर्न्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है। मुझे यकीन है कि जो 6.5 करोड़ लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ उनको ही फोकस कर लें तो एक उनके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग हम दे सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छा रिटर्न उनका ओवर लॉन्ग टर्म आएगा। याद रखिए दोस्तों, ये बच्चों की शादी की प्लानिंग नहीं है, याद रखिए दोस्तों, ये किसी और चीज़ की प्लानिंग नहीं है, ये सिर्फ अपने बुढ़ापे के लिए जो आपको पैसा चाहिए वो आपको खुद अभी सेव करना पड़ेगा, उस टाइम पे जाके आप सेव नहीं कर सकते। तो ये करिए। मेरा आपसे, जितने भी एजेंट मित्र हैं, मेरा आपसे आह्वान है कि इसको मैक्सिमम बेचिए, MDRT बनिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।